हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू आवर चैनल। हम लोग जैसे अपनी करंट अफेयर्स की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस में अभी तक 3 सेक्शंस हैं जिसको हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम अपने 4th लेक्चर के अंदर हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, जिसमें आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बायलैटरल रिलेशंस के साथ। बायलैटरल रिलेशंस में हम लोग इंडिया और रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ को देखेंगे कि वो कंट्रीज़ इंडिया के साथ उनके रिलेशंस कैसे हैं, हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स उनके साथ कैसा है, एंड पैरेलली डिफरेंट काइंड ऑफ जो आर्मी एक्सरसाइजेज हैं, नेवल एक्सरसाइजेज हैं, वो हम क्या क्या उनके साथ कवर करते हैं। शुरुआत हम लोग कुछ हिस्ट्री के साथ भी करेंगे, ट्रेड एंड कॉमर्स, और कैसे मल्टीलेटरल रिलेशंस इंडिया इन नेशंस के साथ डेवलप कर रहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बने रहिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए आज के हम लोग अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस हमें पढ़ना है, जिसमें बायलैटरल रिलेशंस को हम लोग कवर करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोग 3 कंट्रीज के रिस्पेक्ट में बायलैटरल रिलेशंस को कवर करेंगे। सबसे पहले इंडिया चाइना, देन इंडिया बांग्लादेश, एंड देन इंडिया नेपाल। और सब्सिक्वेंट लेक्चर्स के अंदर फिर फर्दर हम लोग इंडिया के रिस्पेक्ट में बाकी नेशंस के साथ भी कवर करेंगे। सबसे पहले अपनी शुरुआत जो है वो इंडिया और चाइना के रिलेशंस के रिस्पेक्ट में शुरू करते हैं। देखिए, जब हम लोग इंडिया और चाइना के रिलेशंस के बारे में बात करते हैं, वी हैव अ लॉन्ग टर्म हिस्ट्री विद चाइना। अगर हम लोग डिप्लोमेटिक टाइज की बात करें, डिप्लोमेटिक टाइज तो एक जगह पे हैं ही हमारे चाइना के साथ, लेकिन एक लॉन्ग कल्चरल हिस्ट्री भी है जो हम लोग चाइना के साथ यहाँ पर शेयर करते हैं। और ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं चाइना के साथ और इंडिया के रिलेशन के बीच में, जिनको आपको समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ। देखिए, जब हम लोग इंडिया और चाइना के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, आप क्या बात सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखेंगे इंडिया और चाइना के रिस्पेक्ट में, कि इंडिया और चाइना इंडिया के हिसाब से जो बॉर्डर लेंथ शेयर करते हैं, जो बॉर्डर लेंथ हम इस नेशन के साथ शेयर करते हैं, वो कुछ 3488 किलोमीटर के आसपास की है। ये इंडिया मानता है, लेकिन चाइना कहता है कि हम इंडिया के साथ सिर्फ और सिर्फ 2000 किलोमीटर की ही बॉर्डर लेंथ है जिसको हम लोग शेयर करते हैं। और ये जो वेरिएशन है दोनों कंट्रीज के बीच में, वो क्या है, जरा हम लोग उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। बॉर्डर लेंथ चाइना के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो सिर्फ 2000 किलोमीटर है, और इंडिया कह रहा है कि हम लोग 3400 प्लस किलोमीटर आपके साथ, 3400 किलोमीटर के आसपास का बॉर्डर है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उसके पीछे का रीजन है हमारी पूरी की पूरी हिमालयन बेल्ट। ओके, देखिए, हम 3 पार्ट्स में अगर इसको डिवीजन कर दें तो हमें ये बात समझ में आती है कि हमारे यहाँ पे एक बॉर्डर है जो हमारा वेस्टर्न हिमालयाज के साथ है, या जिसको हम लोग बोलेंगे तो वेस्टर्न सेक्टर। फिर आ जाएगा आपका मिडल सेक्टर, एंड देन लास्टली वी हैव द ईस्टर्न सेक्टर। ओके, इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर लाइन है वो कौन सी लाइन है? दैट इज अ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये 3 पार्ट्स में हम लोग जब उस बॉर्डर लाइन को देखते हैं, यहाँ पर वो वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। और वो वेरिएशन के पीछे का जो कारण है वो कहीं ना कहीं कारण है आपका, जो वेरिएशन के पीछे का कारण है वो कहीं ना कहीं कारण है आपका बिकॉज ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन द 2 कंट्रीज। कैसे? 1860s में ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने एक लाइन का डिमार्केशन किया था इंडिया और चाइना के बीच में, जिस लाइन को वो कहते हैं जॉनसन लाइन, जिस लाइन को हम मानते हैं जॉनसन लाइन, जिसके हिसाब से, इस जॉनसन लाइन के हिसाब से जो अक्साई चिन का इलाका है, जिसको आज चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, वो अक्साई चिन का इलाका जम्मू कश्मीर का पार्ट हुआ करता था, लेकिन आज वो हिस्सा चाइना ने कैप्चर कर लिया है। ब्रिटिशर्स ने 1860 के अंदर ये जॉनसन लाइन के तहत ये कहा था कि वेस्टर्न हिमालयाज में या वेस्टर्न सेक्टर में जो अक्साई चिन का इलाका है वो जम्मू कश्मीर का इलाका है। लेकिन बाद में चलकर 1890s में एक दूसरी लाइन का फॉर्मेशन करा जिसको कहते हैं मैकडॉनल्ड्स लाइन, जिसके हिसाब से अक्साई चिन का इलाका
चाइना के रीजन के अंदर आता है और चाइना इस 1890 की लाइन को ही मानता है। सो भाई सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स क्योंकि एक प्रॉपर तरीके से डिमार्केशन नहीं कर पाए, जिसका खामियाजा भी दोनों नेशंस के बीच में हमें देखना पड़ रहा है। ओके, सो ये एक बेसिकली मेजर डिस्प्यूट है। तो वेस्टर्न सेक्टर के अंदर तो ये डिस्प्यूट है। जब हम लोग मिडल सेक्टर के अंदर आते हैं तो यहाँ पर मेजरली दो आपके इंडिया के स्टेट्स हैं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ये मेजरली अनडिस्प्यूटेड एरिया है। और फिर आ जाइए आप ईस्टर्न सेक्टर के अंदर। जो ईस्टर्न सेक्टर है वो कौन सा इलाका है? वो इलाका है आपका सिक्किम का और साथ में अरुणाचल प्रदेश का। तो जो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, उस एरिया के अंदर वो कहता है कि भाई ये पूरा अरुणाचल प्रदेश का जो इलाका है वो किसका हिस्सा है? वो ऑटोनॉमस तिब्बत का हिस्सा है, इसीलिए वो चाइना का हिस्सा है। तो ये भी हमारे पास एक डिस्प्यूटेड रीजन है। इसी की वजह से इंडिया कहता है कि भाई हम आपके साथ 3400 किलोमीटर के आसपास का एरिया कवर कर रहे हैं, लेकिन चाइना कहता है कि भाई हम तो आपके साथ सिर्फ 2000 किलोमीटर का एरिया ही कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहला डिस्प्यूट तो बॉर्डर डिस्प्यूट हमारे साथ ये आता है। इसके अलावा चाइना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, जरा एक बार हम लोग अब इस चीज को भी समझ लेते हैं। देखिए, जब हम लोग चाइना के बारे में बात करते हैं तो इंडिया के लिए चाइना एक लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। 23 एंड 24 के फाइनेंशियल ईयर के रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया और चाइना के बीच में बहुत बड़ी मात्रा में कुछ 118 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड जो है वो हुआ है। लेकिन जो ये चाइना के साथ इंडिया ट्रेड करता है, इसमें मेजरली इंडिया जो है वो ट्रेड डेफिसिट के अंदर है। इंडिया जो है वो आपका इस समय डेफिसिट स्टेट के अंदर आता है। ओके, सो वो डेफिसिट स्टेट का ही पार्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ पर हम जितनी बड़ी मात्रा में चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं उतनी बड़ी मात्रा में हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। इसीलिए इंडिया जो है वो इस समय ट्रेड डेफिसिट के अंदर आ रहा है। और भी कुछ मेजर हमारे पास चैलेंजेस हैं चाइना के रिस्पेक्ट में, तो एक बार हम लोग जरा उसे भी कवर कर लेते हैं। सो अगर हम लोग यहाँ पे चैलेंजेस की बात करें कि हमारे को चाइना के साथ इस समय मेजरली क्या चैलेंजेस हैं जो फेस करने पड़ते हैं, उसमें सबसे पहला एक रीज़न तो आपके पास ट्रेड इम्बैलेंस आता है कि भाई जिस मात्रा के अंदर इंडिया यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा है उस मात्रा में हम लोग वहाँ पर इतना एक्सपोर्ट नहीं करते। और ट्रेड इम्बैलेंस के पीछे का रीज़न है कि हम लोग चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे फार्मास्यूटिकल, जैसे सेमीकंडक्टर्स, जैसे एपीआईज। इन चीज़ों के लिए हम कहीं ना कहीं इस समय चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं। बहरहाल इंडिया की गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर्स के ऊपर बहुत एफिशिएंटली वर्क कर रही है, बट स्टिल हम कहीं ना कहीं इन चीज़ों के लिए अभी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं मेजरली। इसीलिए हम लोग इस समय डेफिसिट स्टेट के अंदर है। दूसरा जो हमारे सामने चैलेंज है वो है वाटर सिक्योरिटी। आप जानते हैं कि भाई ब्रह्मपुत्र जो है वो मेजरली आपकी तिब्बत के रीजन से पास होती है और चाइना तिब्बत के ऊपर अपना कंट्रोल मानता है। इसीलिए ये वाटर सिक्योरिटी हमारे लिए एक बहुत मेजर इशू है कि वो कभी भी किसी वक्त भी ब्रह्मपुत्र के रिवर को ब्लॉक कर सकता है। हमारे लिए तो ब्रह्मपुत्र जो एंटर करती है वो आंध्र प्रदेश से एंटर करती है, लेकिन ये वाटर सिक्योरिटी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन रखा है बिकॉज वो तिब्बत के बेल्ट के अंदर से आती है। तीसरा अगर हम लोग चैलेंज यहाँ पे देख रहे हैं तो वो है चाइना का डेट ट्रैप पॉलिसी। डेट ट्रैप पॉलिसी, जिसमें चाइना इंडियन ओशन के आसपास के कंट्रीज को, जैसे श्रीलंका, जैसे पाकिस्तान, जैसे मालदीव्स, इनके ऊपर अपना सब्जुगेशन करना चाहता है, अपना डोमिनेंस रखना चाहता है, उन्हें सब्जुगेट करना चाहता है। और वहाँ पर उनको बहुत बड़ी मात्रा में जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एनर्जी के लिए, पोर्ट डेवलपमेंट के लिए पैसा देता है तो ये कंट्रीज कहीं ना कहीं इस ट्रैप के अंदर फंस जाती हैं और फिर उस ट्रैप से निकलना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो उतना पैसा उनको रिटर्न नहीं कर पा रही हैं। और इंडिया को सरकमफ्रेंस करने के लिए ये जो चाइना का डेट ट्रैप पॉलिसी है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी है। कि कंटिन्यूएशन में वो ये भी कहता है कि देयर इज अ जो चाइना की एक और पॉलिसी है, दैट इज चाइना सालनी स्लाइसिंग पॉलिसी, कि जब वो कंट्रीज अपना डेट क्लियर नहीं कर पाती, अपना कर्ज नहीं दे पाती, तो चाइना उनकी टेरिटरीज के ऊपर अपना बेस इस्टेब्लिश कर लेता है, उसके ऊपर अपना कंट्रोल जो है उसको इस्टेब्लिश कर लेता है।
इसके अलावा हमारे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भाई टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स तो हैं। सो सिर्फ हिमालयन बेल्ट के अंदर ही हमें ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। आप देखेंगे कि साउथ चाइना सी के अंदर भी चाइना ने यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में अपना नेवल बेसिस बनाने की कोशिश करी है। सो वो भी एक मेजर चैलेंज है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो रेगुलरली जो चाइना की तरफ से रहते हैं, वो भी हमारे पास एक बहुत मेजर चैलेंज के तौर पे हमें देखने को मिलता है। तो क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी मात्रा में उसके साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन साथ साथ ये चैलेंजेस को भी हम लोग फेस कर रहे हैं। ओके, सो ये तो चैलेंजेस है, ये तो आप लोगों ने समझी चीज़ कि ये तो मेजरली चैलेंजेस है जो हम लोग फेस कर रहे हैं। बट इंडिया इसको काउंटर करने के लिए अपनी तरफ से क्या ग्लोबल इनिशिएटिव्स ले रहा है, ज़रा अब हम एक बार उसको भी स्टडी करते हैं। तो वो ग्लोबल इनिशिएटिव्स क्या हैं, जरा हम लोग एक बार इन्हें भी देख लेते हैं। अगर इनिशिएटिव्स की हम लोग बात करें तो सबसे पहले इंडिया चाइना को काउंटर करने के लिए किसका पार्ट बना, क्वाड का पार्ट बना, जिसमें चाइना को साउथ चाइना सी के अंदर काउंटर करने के लिए यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक मल्टीलेटरल बॉडी बनाई जिसको कहते हैं क्वाड। इसके अलावा इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ I2U2, एक ऐसी बॉडी जिसमें इजराइल, यूएई और यूएस इंडिया के साथ मिलकर चाइना को काउंटर करने के ऊपर काम कर रहे हैं। इंडिया चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए इंडिया एक और मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बना है जिसको वो कहता है IMEC, दैट इज इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें अगेन इंडिया का जो चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने के लिए एक कनेक्टिविटी बिल्ड करी जाएगी इंडिया से डायरेक्टली मिडल ईस्ट से यूरोप की तरफ। हमने पुराने वाले अपने इससे पहले के जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर IMEC के बारे में अच्छे से बात भी करी है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वहां से आपको ये मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में काफी हद तक चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। सो बेल्ट रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए इंडिया किसका पार्ट बन गया, IMEC का पार्ट भी बना है कि इंडिया की कनेक्टिविटी बिल्ड हो जाए मिडिल ईस्ट से यूरोप तक की। इसके अलावा इंडिया की अपनी एक डायमंड स्ट्रैटेजी है, और वो डायमंड स्ट्रैटेजी क्या है, डायमंड स्ट्रैटेजी इस चीज को लेकर है कि जो चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की स्ट्रैटेजी है उसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई जिसको कहता है डायमंड स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के हिसाब से चाइना इंडियन ओशन रीजन के अंदर मौजूदा जितनी भी कंट्रीज हैं जो इंडिया के बॉर्डर्स में है, इंडिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, उनके ऊपर अपना डोमिनेंस लेकर आना चाहता है, उनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस लेकर आना चाहता है, जिसको काउंटर करने के लिए यहाँ पे डायमंड स्ट्रैटेजी को बनाया गया। ओके, तो इंडिया की तरफ से वो स्ट्रैटेजी है जिसको वो कहता है डायमंड स्ट्रैटेजी। इसके अलावा और ऑर्गेनाइजेशंस जैसे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इसका भी हम लोग मेंबर हैं। पैरेलली इंडिया ने यहाँ पर ग्लोबल इनिशिएटिव के अंदर एक और प्रोग्राम का पार्ट बनने की कोशिश करी जिसको वो कहता है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बॉर्डर रीजन्स के अंदर जितने भी विलेजेस हैं उनके ऊपर इंडिया चाहता है कि उसकी प्रेजेंस होनी चाहिए, स्पेसिफिकली द अरुणाचल प्रदेश एरिया। तो वहां पर वो बोल रहा है कि देयर विल बी अ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जिससे वो इंडिया के कल्चर के साथ इकोनॉमी टाइज जो है वो यहाँ पर मेंटेन रहे और चाइना उनको अपनी तरफ लेकर आने की कोशिश ना करे। सो दैट इज अ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। सो जहां हम लोग इतने चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं चाइना के साथ, वहां पर इंडिया अपनी तरफ से कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव्स भी ले रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए। सो हम लोगों ने इस बारे में यहाँ पर इस बात को समझा है। अगर हम लोग देखें कि इंडिया और चाइना मिलकर कैसे कुछ चीज़ों के ऊपर काम करें, तो जैसे हम लोग देखते हैं कि इंडिया और चाइना दोनों ही ब्रिक्स का पार्ट है, SCO का पार्ट है। ये भी इनिशिएटिव्स है जिसमें वो दोनों कंट्रीज मिलकर भी काम कर रही हैं, ठीक है ना। सो वो एक वे फॉरवर्ड भी है हमारे पास कि दोनों कंट्रीज एक प्लेटफॉर्म पे आकर भी कुछ चीज़ों के लिए काम करती है। बट इस समय चाइना जिस तरीके की पॉलिसीज को लेकर आ रहा है उसको काउंटर करने के लिए भी हमें मेजर्स लेकर आने हैं। इसीलिए इंडिया और चाइना के रिलेशंस आपको इस तरीके से समझने जरूरी है। अब ये रिसेंटली न्यूज़ में रहने के पीछे का इसका जो कारण है, जरा एक बार हम लोग उसे देख लेते हैं। सो चाइना जैसे हम जानते हैं कि एक लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है 2023-2024 के अंदर हमारे लिए। यहाँ पर रिसेंटली ये
न्यूज़ आई पिछले साल कि आप जानते हैं कि मई 2020 के अंदर चाइना ने लद्दाख के रीजन के ऊपर अपना बेस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी थी। तो उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर अब 2024 में न्यूज़ आई कि इंडिया और चाइना ने इस चीज़ पे समझौता कर लिया है, कोई गोलीबारी नहीं हुई है, कोई किसी तरीके का एजिटेशन नहीं हुआ। यस, अग्रेशन था, बट अभी यहाँ पे डिसएंगेजमेंट कर दिया गया और कहा गया है कि जो डेप्सांग प्लेन्स और डेमचोक का इलाका है वहाँ पर डिसएंगेजमेंट किया जाएगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे पेट्रोलिंग स्टार्ट करी जाएगी, वो तो नेसेसरी है, बॉर्डर रीजन्स पे पेट्रोलिंग करी जाएगी, बट अभी तक जो इंटेंस टेंशंस बरकरार थी वो टेंशंस अब कहीं ना कहीं रिलीज हो चुकी हैं। सो करंट अग्रीमेंट के हिसाब से अब डिसएंगेजमेंट करा जाएगा, जहाँ पे जो फ्रिक्शन एरियाज थे जैसे लद्दाख, गलवान, हॉट स्प्रिंग, गोगरा और पैंगोंग सो, इन रीजन से अब डिसएंगेजमेंट करके सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलिंग वाला बेल्ट जो है वो लगाया जाएगा। तो दिस इज द रीजन, आप मैप में एक बार देख सकते हैं, दिस इज द रीजन ऑफ डेप्सांग प्लेन, दिस इज अ गलवान वैली, दिस इज अक्साई चिन, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि जॉनसन लाइन के हिसाब से ये कश्मीर का इलाका था, लेकिन मैकडोनल्ड लाइन के हिसाब से ये चाइना का बेल्ट बन गया। एंड ये जहाँ पे आप देख पा रहे हैं, दिस इज आर लाइन ऑफ एक्चुअल, दे डॉटेड लाइन जो आपको दिख रही है, दिस इज द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जहाँ पे पेट्रोलिंग करी जाती है। सो गलवान का इंसिडेंट हुआ था 2020 में, जो 1962 के बाद कहा जाता है कि पहली बार इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाई इस लेवल तक पहुंच चुकी थी कि गोली चलने जैसी संभावना थी। तो इंडिया और चाइना के बीच में अभी आपने जैसे पढ़ा है कि एक बॉर्डर इशू है, डिस्प्यूट है 3 बेल्ट्स को लेकर, वेस्टर्न, मिडिल और ईस्टर्न सेक्टर को लेकर। वेस्टर्न में हमने देखा कि मेजरली जो बॉर्डर है वो लद्दाख वाले बेल्ट पे है, जिसमें अक्साई चिन का इलाका आता है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वहां से जाती है, जो दोनों कंट्रीज के बीच में एक डिवीजन को क्रिएट करती है। चाइना फॉर्मली is not formally demarcated and is not mutually agreed with the LAC। तो जो लाइन इंडिया मानता है उस लाइन को चाइना अग्री नहीं करता है। 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला वेस्टर्न सेक्टर, जहां पर इंडिया जॉनसन लाइन के बारे में बात करता है, चाइना मैकडोनल्ड लाइन को मानता है। मिडिल सेक्टर मेजरली वहां पे किसी भी तरीके का डिस्प्यूट नहीं देखने को मिलता है। और ईस्टर्न सेक्टर, जहां पे चाइना ये कहता है कि अरुणाचल प्रदेश ऑटोनॉमस तिब्बत का इलाका है, बट इंडिया बोलता है कि नहीं भाई, अरुणाचल प्रदेश हमारा इंटीग्रल हिस्सा है, उसको चाइना कैसे क्लेम कर सकता है। सो इस रीजन के अंदर वो मैकडोनल्ड लाइन को बेसिकली अग्री करता है। सो मिलिट्री एंगेजमेंट की अगर हम लोग अंदर बात करेंगे, सो वो टेंशंस को अब रिलीज करने के ऊपर बात करी गई है। अब थोड़ी सी चीजें हैं हम लोग इंपॉर्टेंट जो पैंगोंग सो के रिस्पेक्ट में जानने की कोशिश करेंगे। सब कुछ चीजें हम लोग जो पैंगोंग सो के रिस्पेक्ट में जानने की कोशिश करेंगे। चाइना पैंगोंग सो में कुछ 400 मीटर का अपना एक ब्रिज जो है वो बना चुका है, जिसकी वजह से उसकी आर्मी जो है वो बहुत इजीली वहां पे उसकी मोबिलिटी जो है वो पॉसिबल है। सो पैंगोंग सो एक कैसी लेक है? एक एंडोहिक लेक है, जो लेक के अंदर सिचुएटेड है। एंडोहिक लेक कौन सी लेक होती है? जो बेसिकली किसी ओशन या सी में जाकर नहीं गिरती है, वो इंटरनली या तो इवेपोरेट होती है, लेकिन वो किसी ओशन या सी बॉडी में जाकर नहीं गिरती है, उसको हम लोग एंडोहिक लेक बोलते हैं। सो पैंगोंग सो, कैस्पियन सी, ये सारी की सारी आपकी एंडोहिक लेक है। ये वर्ल्ड की हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। ये फीचर्स ध्यान रखिएगा। 1/3 एरिया इस लेक का इंडिया में लाई करता है और 2/3 एरिया इस लेक का चाइना में लाई करता है। और ये इंडस रिवर बेसिन का पार्ट नहीं है, ना ही ये रामसर साइट है। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे चाइना के बारे में चीज़ों को समझने की कोशिश करिए कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशंस कैसे हैं, उनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स कैसे हैं, किन रीजंस को लेकर उनके बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर क्लियर समझने की कोशिश करी। आई होप आपको ये समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंट्री जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे वो है इंडिया और बांग्लादेश। सो आप जानते हैं कि बांग्लादेश नेबर टू द इंडिया, आज के समय पे देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ अनरेस्ट जो बांग्लादेश के अंदर चल रहा है। तो अब इंडिया के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है उस क्राइसिस का, हम जरा उसके बारे में जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ट्रेड कॉमर्स कैसा है हमारा, कनेक्टिविटी इश्यूज को लेकर, बॉर्डर हमारे कितने फ्रेजाइल हैं दो कंट्रीज के बीच में, इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस में,
इंडिया और बांग्लादेश कुछ 4000 किलोमीटर के आसपास की लाइन बॉर्डर है जो एक दूसरे के साथ शेयर करता है। लार्जेस्ट बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, जो इंडिया इस समय एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर रहा है बांग्लादेश के साथ। अगर हम इस कंट्री के रिस्पेक्ट में देखें तो इंडिया बांग्लादेश का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर ये लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में बांग्लादेश से आइटम्स जो हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं आपके इंडिया के अंदर। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से भी देखें, सो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हर साल $बिलियन का ट्रेड जो है वो होता है। ठीक है, तो ये बात हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। लेकिन जब से शेख हसीना की गवर्नमेंट का फॉल हुआ है और बांग्लादेश में अनरेस्ट पैदा हुआ है, मल्टीपल क्राइसिस हैं जो बांग्लादेश में हुए हैं, जिसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है, और वो अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्टर्स के बारे में एक बार समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे बायलैटरल ट्रेड के रिस्पेक्ट में। अगर हम लोग बायलैटरल ट्रेड के रिस्पेक्ट में देखेंगे, सो रिसेंटली फाइनेंशियल ईयर 23-24 के हिसाब से इंडिया और बांग्लादेश के बीच में $30 बिलियन का ट्रेड हुआ है। लेकिन जब से वहां पर बांग्लादेश में क्राइसिस आए हैं, जब से वहां पे अनरेस्ट फैला है, तब से ये व्यापार जो है वो काफ़ी मात्रा तक कम हो चुका है। आप देखेंगे कि बांग्लादेश के अंदर इस समय 25% के आसपास जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको ओन करने वाले जो हैं वो इंडियंस ही हैं। बट अब ये रैपिडली इम्पैक्ट हो रहा है। बहुत बड़ी मात्रा में कॉटन के बने हुए जो गुड्स हैं वो बांग्लादेश से इंडिया में आते थे। तो अगर हम लोग देखें तो एक तरीके से ये हमारे लिए चैलेंज भी हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेश में जो चीप कॉस्ट के ऊपर लेबर मिल जाती है और वहां पर अब अनरेस्ट होने की वजह से इंडस्ट्रीज पे उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। एक तरीके से इंडिया में अब होम ग्रोन इंडस्ट्रीज को भी डेवलप करा जा सकता है, जहाँ पे यहीं पर वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो पहले बांग्लादेश में हो रही थी उसको इंडिया में ही डेवलप करा जा सकता है। तो चैलेंज भी है कि भाई हमारी इंडस्ट्रीज का इम्पैक्ट होगा वहां पे क्राइसिस होने की वजह से, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी के रिस्पेक्ट में देखें तो वही इंडस्ट्रीज को अगर इंडिया में पोजीशन मिल जाएगी तो वो यहाँ पे इंडिजीनियस मार्केट के अंदर ग्रो करना शुरू कर जाएंगे। तो बायलैटरल ट्रेड के रिस्पेक्ट में तो अगर हम लोग देखें तो ये हमें डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में, इंडिया और बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में देखें तो इंडिया इस समय बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट के ऊपर उसको ऑपरेशन राइट्स मिल चुके हैं। ठीक है ना, आप जानते होंगे कि बांग्लादेश के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है जिसका नाम है चित्तगोंग पोर्ट। चित्तगोंग के बाद अगर कोई सेकंड इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट वहां पर है, दैट इज अ मोंगला पोर्ट, जिसके ऊपर चाइना भी अपना बेस एस्टैब्लिश करना चाहता था। बट एट द टाइम ऑफ द शेख हसीना मोंगला पोर्ट के ऊपर जो ऑपरेशनल राइट्स थे वो किसको मिल गए? वो इंडिया को मिल गए। साथ ही साथ यहाँ पे रेल कनेक्टिविटी के ऊपर भी इंडिया और बांग्लादेश में बहुत बड़ी मात्रा में काम हो रहा था। तो एक पहली रेलवे कनेक्टिविटी यहाँ पर बिल्ड करने के ऊपर बात करी गई थी, जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से बांग्लादेश के अंदर कनेक्ट करी जाएगी। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के रीजन से बांग्लादेश में कनेक्ट करी जाएगी, वो पहली रेल लिंक थी। बट डेफिनेटली क्राइसिस की वजह से ये सारी चीजें इस समय हॉल्ट पे आ चुकी हैं, जो बांग्लादेश के अंदर इस समय क्राइसिस हुए हैं। इसके अलावा इंडिया और बांग्लादेश के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग इनके साथ कुछ अपनी डिफेंस एक्सरसाइजेज हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। वो कौन सी डिफेंस एक्सरसाइजेज हैं हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके की डिफेंस एक्सरसाइजेज है जो हमारी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। जो दोनों आर्मीज के बीच में होती है उसे हम लोग कहते हैं संप्रति। जो दोनों आर्मीज के बीच में एक्सरसाइज होती है उसको हम लोग कहते हैं संप्रति। और जो दोनों कंट्रीज की नेवी के बीच में होती है उसको हम लोग कहते हैं बोंगो सागर। बोंगो सागर। सो ये डिफेंस एक्सरसाइज है, बट इन क्राइसिस लेडन सिचुएशन के अंदर डेफिनेटली ये सारी चीजें भी यहां पर इंपैक्ट होने वाली है। डिफेंस के बाद अगर हम लोग देखें और हम लोग यहां पे देखें टूरिज्म के अंदर,
इंडिया के लिए इसमें क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि अगर हम लोग लास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से देखें 22% टूरिस्ट भारत में सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश से आए हैं। अ सिंगल लार्जेस्ट कंट्री जहां से इतनी बड़ी मात्रा के अंदर टूरिस्ट जो है वो इंडिया में विजिट कर रहा है। सो डेफिनेटली अब इस समय इस सिचुएशन के दौरान टूरिस्ट जो है वो भी यहाँ पर कम आएंगे, तो टूरिज्म भी इंडिया का इस वजह से इम्पैक्ट होगा ही होगा। सो ये क्राइसिस के आने की वजह से जो इस समय अनरेस्ट बांग्लादेश के अंदर चल रहा है उसका इम्पैक्ट इंडिया के अंदर हमें बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिल रहा है। देयर आर सर्टन मोर नंबर ऑफ चैलेंजेस जिसको हमें यहाँ पर एड्रेस करना जरूरी है। सबसे पहला चैलेंज हमारे सामने जो आता है दैट इज अ सिक्योरिटी चैलेंज। दैट इज अ सिक्योरिटी चैलेंज, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर्स इस समय कंप्लीटली फेंस्ड नहीं है, जिसकी वजह से दोनों के बॉर्डर्स इस समय काफ़ी फ्रिजाइल हो चुके हैं। वहाँ के अनरेस्ट, बांग्लादेश के अनरेस्ट की वजह से सिक्योरिटी चैलेंजेस इंडिया को भी सफ़र करने पड़ सकते हैं। सो ये एक हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज उभर कर आ रहा है। इन बॉर्डर्स के फ्रिजाइल होने की वजह से, बॉर्डर्स के वीक होने की वजह से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, ड्रग्स और आर्म्स की ट्रैफिकिंग हो सकती है। ड्रग्स और आर्म्स की ट्रैफिकिंग हो सकती है। यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज के बढ़ने की संभावना भी है, क्योंकि अगर बॉर्डर्स वीक होंगे, फ्रिजाइल होंगे, तो डेफिनेटली वहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज के बढ़ने की भी संभावना हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता रिवर को लेकर भी अग्रीमेंट है। इस अग्रीमेंट के हिसाब से अगर हम लोग देखें सो इंडिया तीस्ता रिवर का कुछ 40% के आसपास पानी जो है, 42% के आसपास का पानी जो है उसको इंडिया इस्तेमाल करता है। 37% पानी जो है वो आपका बांग्लादेश यूज करता है और 20% जो वाटर है वो फ्री फ्लो वाटर है। तो तीस्ता अग्रीमेंट के हिसाब से अगर हम लोग देखें सो ये रिवर जो दोनों ही, क्योंकि ऐसी 50 ट्रांस बाउंड्री रिवर्स हैं जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में फ्लो करती हैं, तो आप देखेंगे कि अगर हम तीस्ता अग्रीमेंट के हिसाब से देख रहे हैं तो इंडिया इस तीस्ता नदी का कुछ 42% वाटर है जिसको यूज करता है, बांग्लादेश कुछ 37.5% के आसपास का वाटर है जो इस्तेमाल करता है, और रिमेनिंग जो 20% है दैट इज अ फ्री फ्लो वाटर जो दोनों कंट्रीज के बीच में फ्री फ्लो कर रहा है। बट अब इसके ऊपर भी हमें क्राइसिस, इसके ऊपर भी हमें दिख रहा है कि भाई यहाँ पर भी सिचुएशंस अब टेंस होने की पूरी संभावना है। एंड तीस्ता इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर फॉर वेस्ट बंगाल एंड फॉर दी बांग्लादेश एज वेल। सो यहाँ पर वो भी एक हमारे लिए वाटर चैलेंज जो है, वाटर सिक्योरिटी चैलेंज, वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा चाइना तो है, चाइना अपना पूरी तरीके से अनरेस्ट एरिया है तो अपना इन्फ्लुएंस वहाँ पे रखने की कोशिश करेगा। बांग्लादेश को बेल्ट रोड इनिशिएटिव के अंदर रखना चाहता है। किसी तरीके से जो इंडिया के बॉर्डर्स हैं, उनके बॉर्डर रीजन्स में जितनी भी कंट्रीज हैं उसके ऊपर अपना प्रेजेंस, अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड रखना चाहता है। सो इंडिया के लिए वो भी चैलेंज है कि वो वहाँ उस इलाके के अंदर किसी तरीके से चाइना को एंटरटेन ना होने दे। सो दीज आर द सर्टन थिंग्स जो हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर देखी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और हम देखते हैं कि अब ये रिसेंटली न्यूज़ में किस तरीके से रहा है। सो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के बांग्लादेश से बाहर आने के बाद जो मोहम्मद यूनुस हैं वो बांग्लादेश के दूसरे नेक्स्ट इंटरिम पीरियड के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिए गए। इंडिया और बांग्लादेश इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर्स रहे हैं साउथ एशिया के अंदर, और इंडिया उसका एक सेकंड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर के रूप में रहा है। डिफेंस अगर हम लोग देखें तो डिफेंस कॉपरेशन में हमारी जो एक्सरसाइजेज है वो संप्रति और मिलान दोनों एक्सरसाइजेस हम लोग करते हैं, और नेवी के साथ जो होती है दैट इज अ बोंगो सागर। इंडिया और बांग्लादेश मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट है, साथ में मिलकर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करते हैं जैसे सार्क, बिम्स्टैक, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एंड BBIN, दैट इज बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल, जो 4 कंट्रीज का मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन है। कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर एक PIWTT दैट इज अ प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटरवेज ट्रेड एंड ट्रांजिट को ऑपरेशनलाइज करा गया था, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि चित्तगोंग जो बांग्लादेश का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है, उसके बाद जो सेकंड नंबर पे पोर्ट है दैट इज अ मोंगला पोर्ट। ये मोंगला पोर्ट के ऊपर ऑपरेशनल राइट्स किसको दे दिए गए हैं? आपके इंडिया को दे दिए गए हैं।
अगर हम लोग देखें इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर भी इन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं अपनी फ्रेंडशिप को और बेटर करने के लिए। यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं, इंडिया बहुत सारे टर्म्स में यहाँ पे ग्रांट्स के रूप में भी पैसा देता है। एक इम्पॉर्टेंट फीचर के तौर पर अगर हम लोग देखें, 5 इंडियन स्टेट्स के साथ बांग्लादेश अपना बॉर्डर शेयर करता है। वो कौन कौन सा है? वेस्ट में और नॉर्थ में वेस्ट बंगाल है, नॉर्थ में असम, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में मेघालय, फिर उसके बाद त्रिपुरा, देन मिजोरम एंड देन म्यांमार इन दी साउथ ईस्ट। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, बॉर्डरिंग नेशन के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। वाटर बॉडी जहां पर इसका माउथ ओपन हो रहा है दैट इज बे ऑफ बंगाल। जमुना जो ब्रह्मपुत्र का पार्ट है वो लॉन्गेस्ट रिवर है जो यहाँ पर फ्लो करती है। 60% जो सुंदरबंस हैं, जिसमें हम लोग बंगाल के अंदर भी बात करते हैं कि इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट का रीजन है दैट इज सुंदरबन, उसमें 60% सुंदरबन जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं वो आपके बांग्लादेश के अंदर ही लाई करते हैं। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। ये हम लोगों ने इंडिया और बांग्लादेश के रिस्पेक्ट में चीजों को यहाँ पर समझ लिया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट नेशन की तरफ जो बायलैटरल रिलेशंस में, दैट इज इंडिया और नेपाल। देखिए नेपाल के साथ हमारे डीप पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक कनेक्शंस हैं, कल्चरल कनेक्शंस हैं। इसीलिए नेपाल के साथ कहा जाता है कि भाई नेपाल और इंडिया के बीच में रोटी बेटी वाला हिसाब है, ठीक है ना। जरा इसके बारे में हम लोग कुछ चीज़ों को यहाँ पे समझ लेते हैं। चलिए, सबसे पहले जब हम लोग नेपाल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि नेपाल के साथ भारत के संबंध शुरुआती दौर से ही बहुत अच्छे रहे हैं, बट 2015 के बाद से जब से खासकर चाइना का भी प्रेजेंस वहाँ पे आने लग गया, उसका इन्फ्लुएंस वहाँ पे बढ़ने लग गया, नेपाल और इंडिया के बीच में रिलेशंस थोड़े से खराब होने लगे, बट स्टिल अभी भी काफ़ी बेहतर हैं। ज़रा इनके बारे में हम लोग ज़रा चीज़ों को यहाँ पर समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं सोशल एस्पेक्ट में। सोशल एस्पेक्ट में देखिए, आप देखेंगे इंडिया और नेपाल के बीच में दोनों ही जिस रिलीजन को मानते हैं वो यहाँ पर हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म दोनों ही सेम फॉर्म ऑफ रिलीजन को वर्शिप भी करते हैं और उसको मानते भी हैं। इसीलिए कहा जाता है कि नेपाल और इंडिया के बीच में मैरिज या फेमिलिया टाइज हैं, और यहाँ पर उस चीज़ के लिए एक स्टेटमेंट दिया गया है जिसको कहते हैं रोटी बेटी का रिश्ता। बहुत सारी ऐसी नेपालीज वुमेन हैं जिनकी शादी भारत में होती है या इंडियन वुमेन्स की शादी नेपाल में होती है, और इकोनॉमिक ग्राउंड्स के ऊपर भी इंडिया और नेपाल एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड के रिस्पेक्ट में हम लोग देखें, इकोनॉमिक एस्पेक्ट के रिस्पेक्ट में हम लोग देखें तो वो टाइज शेयर करते हैं। इसीलिए इंडिया और नेपाल के रिश्ते को कहा जाता है सर रोटी बेटी वाला हिस्सा, रोटी बेटी वाला रिश्ता। ये सोशल टर्म के अंदर सबसे पहले आप देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर इंडिया 2 हेरिटेज प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनको नेपाल के अंदर यहाँ पे बना रहे हैं। वो जो 2 हेरिटेज प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन कौन से, एक बार हम लोग उसे देख लेते हैं। सबसे पहला एक प्रोजेक्ट है जिसको हम लोग कहते हैं पाशुपतिनाथ रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट। इसके ऊपर जो इंडिया है वो इस प्रोजेक्ट को, रिवर फ्रंट को डेवलप करने के ऊपर काम कर रहा है, जिसको कहते हैं पाशुपतिनाथ रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट। और साथ में यहाँ पर एक और आपका प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर वो काम कर रहा है, जिसको वो कहता है बंदरखाल गार्डन प्रोजेक्ट। बंदरखाल गार्डन प्रोजेक्ट, बंदरखाल गार्डन प्रोजेक्ट। ये हमारे सोशल एस्पेक्ट में है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो हमारे सोशल रिलेशंस है वो कैसे बेसिकली मीट आउट करते हैं। सोशल के बाद अगर हम लोग ट्रेड के रिस्पेक्ट में बढ़े कि इंडिया और नेपाल के बीच में ट्रेड कैसा है, ज़रा उसको एक बार अगर हम समझने की कोशिश करें तो आपको ये देखना पड़ेगा कि नेपाल और इंडिया के बीच में, मतलब नेपाल का 60 to 65% ट्रेड जो है वो इंडिया के साथ ही होता है। नेपाल के अंदर जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, उसका 60 to 65% पोर्शन जो है नेपाल इंडिया के साथ ही ट्रेड करता है। इंडिया इसका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, भले वो टूरिज्म को लेकर हो, और यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि इंडिया जो है वो नेपाल का एक सिंगल लार्जेस्ट सोर्स है विद रिस्पेक्ट टू दी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो मेजरली जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं नेपाल में जो एंटर करते हैं वो इंडिया से ही एंटर करते हैं। तो इंडिया इज अ सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ऑल द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो नेपाल के अंदर
एंटर कर रहे हैं। साथ में ही हम लोग देखेंगे अगर यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर नेपाल के अंदर इंडिया से होती हैं। 40% नेपाल में जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है वो इंडिया से ही हो रही है। तो इसलिए अगर हम ट्रेड के रिस्पेक्ट में भी देखें तो इंडिया का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस और प्रेजेंस है नेपाल के अंदर। ठीक है, ट्रेड के बाद अगर हम लोग इंडिया और नेपाल के बीच में डिफेंस के रिस्पेक्ट में देखने की कोशिश करें, यहाँ पर इंडिया और नेपाल के बीच में जो डिफेंस एक्सरसाइजेस होती है उसमें एक एक्सरसाइज है जिसको कहते हैं सूर्य किरण। एक्सरसाइज इज सूर्य किरण। ये दोनों कंट्रीज के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा आप। साथ ही साथ इंडिया नेपाल की आर्मी को भी ट्रेन करता है। ठीक है ना, जो नेपाल की आर्मी है उसको भी मॉडर्न लाइंस के ऊपर इंडिया ट्रेन भी करता है और उनको मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड करने के ऊपर काम करता है, उनको मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी देता है। हर साल कुछ, अभी प्रेजेंटली अगर हम लोग देख लें तो कुछ 32,000 गोरखा सोल्जर्स हैं जो इस समय इंडियन आर्मी के अंदर रिक्रूटेड हैं। तो उनको ट्रेनिंग के बाद इंडियन आर्मी के अंदर जॉब्स भी दी जाती हैं। तो ये डिफेंस के रिस्पेक्ट में भी हम लोग देखें तो सोशल रिस्पेक्ट हमने देखा, हमने ट्रेड के रिस्पेक्ट में देखा, हम लोगों ने डिफेंस के रिस्पेक्ट में देखा, और डिजास्टर मैनेजमेंट में भी दोनों कंट्रीज मिलकर काम करती हैं। जिस समय नेपाल में अर्थक्वेक आया था 2014 में, इंडिया ने बहुत बड़ी मात्रा के अंदर नेपाल को हेल्प करी थी उन पोजीशन से उसको बाहर निकालने के लिए। ओके, सो ये चीज़ें हम लोग देखेंगे इंडिया और नेपाल के रिस्पेक्ट में, द रिलेशंस विच इंडिया हैज़ बिल्ड ओवर द ईयर्स विद नेपाल। और अगर हम लोग देखें कि नेपाल हमारे लिए सिग्निफिकेंट क्यों है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो देखिए हमारे यहाँ पर नेपाल और इंडिया के बीच में देयर इज अ ओपन बॉर्डर रीजन्स जो हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। ठीक है ना, ये इंडिया का 7th लार्जेस्ट रेमिटेंसेस रीजन है। भारत के अंदर वो स्टेट्स जैसे यूपी, बिहार और उड़ीसा, ऐसे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो नेपाल के अंदर काम कर रहे हैं और वो अपने घर पैसा बेचते हैं। सो नेपाल जो है वो इंडिया के लिए एक 7th लार्जेस्ट रेमिटेंसेस कंट्री है, जहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे रहने वाले लोग, स्पेसिफिकली 3 स्टेट्स ध्यान रखिएगा इसके अंदर, यूपी है, बिहार है और उड़ीसा है। इन 3 कंट्रीज के अंदर रेमिटेंसेस बहुत बड़ी मात्रा में जाते हैं। और साथ ही साथ नेपाल हमारे लिए एक बफर स्टेट की तरह भी काम करता है इंडिया और चाइना के बीच में। चाइना अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड प्रेजेंस यहाँ पे रखना चाहता है, बट स्टिल ये हमारे लिए बफर स्टेट की तरह भी काम करता है नेपाल। सो इशू क्या है, अब रिसेंटली यहाँ पर जो टर्म्स हमारे इनके साथ थोड़ा सा डिस्प्यूट राइज होने लग गया, जरा उसको समझते हैं। सो नेपाल ने रिसेंटली यहाँ पर एक नई करेंसी को लॉन्च करा जिसमें उसने इंडिया की टेरिटरी, 3 ऐसी टेरिटरीज हैं जिसको उसने इनकॉर्पोरेट कर लिया और कहा कि ये नेपाल का पार्ट है। सो देखते हैं जरा, न्यूली जो कैबिनेट है वहां पे उसने बोला कि इंडिया की 3 टेरिटरीज है, लिम्पियादुरा, लीपू लेक और काला पानी। ये तीनों की तीनों जो टेरिटरीज है वो नेपाल का हिस्सा है, ना कि इंडिया का हिस्सा है। काला पानी लार्जेस्ट टेरिटोरियल डिस्प्यूट है नेपाल और इंडिया के बीच में, क्योंकि ये ट्राई जंक्शन पे लाई करता है ना, इंडिया, नेपाल और चाइना के बीच में लाई करता है। और ये सबसे, क्योंकि भाई अगर ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना नहीं तो अपना बेस आप जानते हैं उस पर स्टैब्लिश करने की पूरी कोशिश करेगा। 1816 में ब्रिटिशर्स के दौरान यहाँ पर एक गवर्नर जनरल हुआ करते थे जिनका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग। उस समय पे एंग्लो नेपलीज वॉर हुआ था 1814 में, और 16 में यहाँ पर एक फाइनली ट्रीटी करी गई थी जिसको कहते थे ट्रीटी ऑफ सागोली। इस सागोली की ट्रीटी के तहत ये डिसाइड हुआ था कि एक रिवर काली नदी को हम लोग मार्जिन मान लेंगे, बॉर्डर मान लेंगे, और उसमें दोनों कंट्रीज के बीच में बॉर्डर को डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पर काली नदी को मेन बाउंड्री मानी गई और 2 कंट्रीज के बीच में, जैसे उत्तराखंड नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, उत्तराखंड का कुमाऊं जो इंडिया के रीजन के अंदर है और नेपाल, उनके बीच में काली नदी जो है वो एक बॉर्डर लाइन मानी जाएगी। लेकिन अब ये डिसएग्रीमेंट का कारण बन चुकी है क्योंकि रिवर अपना कोर्स चेंज कर रही है, तो ये डिसएग्रीमेंट का कारण बन चुकी है। और नेपाल ये कहता है कि रिवर विच फ्लोज टू द वेस्ट ऑफ काला पानी इज द मेन रिवर काली। और ब्रिटिशर्स अगेन उन्होंने चाइना के साथ समय पर भी बॉर्डर डिमार्केशन प्रॉपर नहीं करा, यहाँ पर भी प्रॉपरली कोई डिमार्केशन नहीं करा और ये डिस्प्यूट बन के रह गया है। सो इंडिया ये कहता है कि जो रिवर काली है वो ओरिजिनेट करती है एक स्मॉल रिवुलेट से जिसका नाम है पंखगढ़, जो सदर्न पोर्शन ऑफ काला पानी के अंदर लाई करती है।
और वहीं से हम इसको ट्रू बॉर्डर मानते हैं, बट नेपाल इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी अगर हम लोग डिप्लोमेटिक रिलेशंस देखें तो इंडिया और नेपाल के बीच में टाइज हमेशा से बेहतर रहे हैं, बहुत ही पीसफुल, अच्छे स्पेशल रिलेशंस हमारे माने जाते हैं। इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आपका नेपाल का, हाईएस्ट सोर्स है एफडीआई का, जैसे मैंने आपको बताया 40% जो है वो हम कंट्रीब्यूट करते हैं उसके फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है सूर्यकिरण जो हमारे बीच में परफॉर्म होती है दोनों कंट्रीज में। एनर्जी में हम लोग देखें तो वी आर द वंस जो बहुत बड़ी मात्रा में पावर एक्सचेंज अग्रीमेंट हमारा 1971 में हुआ था और अभी भी एनर्जी सोर्सेज हम लोग बेसिकली उन्हें प्रोवाइड करवाते हैं। साउथ एशिया का पहला क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इंडिया ही एक मेजरली ऐसा कंट्री है जो मेजर उसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाता है। तो इंडिया का मोतीहारी और नेपाल का अम्लेख कुंज, यहाँ पर एक पाइपलाइन जो है वो डाली गई है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ट्रांसमिट करती है। मल्टीलेटरल रिलेशंस जिसका नेपाल और इंडिया जॉइंटली मेंबर्स हैं वो है BBIN, बिम्स्टैक और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और सार्क जो ज़्यादा अब आपकी फंक्शनल यूनिट्स नहीं है। तो दोनों ने ही एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मेंबर हैं, इंडिया भी और नेपाल भी। बॉर्डर्स की अगर हम लोग बात करें सो नेपाल एक लैंड लॉक्ड रीजन है और उस लैंड लॉक्ड रीजन में उसको ओशन तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए इंडिया पूरा काम कर रहा है, रेल कनेक्टिविटी के थ्रू पूरा काम कर रहा है। सो 5 बॉर्डर स्टेट्स है जिसके साथ नेपाल इंडिया में बॉर्डर शेयर करता है, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। माउंटेन पीक्स जो वहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है कंचनजुंगा, धौलागिरी और आपका माउंट एवरेस्ट। रिवर बेसिन जो वहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है कोसी रिवर बेसिन और गंडकी रिवर बेसिन। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ पर आज के इस लेक्चर के अंदर 3 इंटरनेशनल रिलेशंस में 3 कंट्रीज को हमने कवर करा है, जिसमें हमने चाइना, बांग्लादेश और नेपाल के साथ इंडिया के कैसे टाइज हैं उनको पढ़ा है। आपके यूपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए ये पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल इंटरनेशनल रिलेशंस, बायलैटरल रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सो आप इस साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए अपकमिंग ईयर में प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए ये इंटरनेशनल रिलेशंस की ये सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आज हम लोगों ने 3 कंट्रीज़ को पढ़ा है, नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा से 3 कंट्रीज़ को और कवर करेंगे एंड सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में इंपॉर्टेंट नेशंस इंडिया के साथ उनके कैसे टर्म्स उसको कवर करेंगे। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा आप और ऐसी कौन सी वीडियोस हैं जो चाहते हैं हम आपके लिए लेकर आएँ, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हम आपके लिए यहाँ पे वीडियोस लेकर आएँ, हमें ज़रूर कमेंट से बताइएगा। टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्टडिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।